बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नईमुल्ला और आज हम सेल इंजरीज के बारे में पढ़ते हैं। दैट व्हाट इज़ द सेल इंजरी। सेल इंजरी को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं दैट इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच द सेल एडेप्टेशन या एडेप्टिव कैपेबिलिटी आर एक्सीड एंड सेल आर नो लॉन्गर एडेप्ट इटसेल्फ टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। सेल इंजरी का मतलब ये है कि जब सेल का एडेप्टेशन का कैपेबिलिटी वो ख़त्म हो जाए और सेल पर जब कोई स्ट्रेस आती है, एक्सटर्नल स्टिमुलस आती है और सेल ख़ुद को एडेप्ट नहीं कर पाता, ख़ुद में कुछ परमानेंट चीज़ें नहीं लाता ताकि वो उस चेंजेबल इन्वायरमेंट के साथ फिट रहे, तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल इंजरी। वंस अगेन, जब सेल आर अनएबल टू एडेप्ट इटसेल्फ अगेंस्ट दीज चेंजेस, जब सेल के ऊपर कोई इस तरह स्टिमुलस आती है और सेल वो अपने आप को इस स्टिमुलस के साथ एडेप्ट नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं सेल इंजरी। अब ये सेल इंजरी जो है वो दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब ये है कि जब सेल के ऊपर कोई स्टिमुलस, कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब कोई एडवर्स चेंजेस आती है, तो इनकी वजह से सेल इंजरीज तो हो गया, लेकिन जब ये डैमेज कॉजिंग स्टिमुलस को हम रिमूव करें तो सेल फिर नॉर्मल कंडीशन को गेन कर लेता है। इट मीन कि द रीअरेंज ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शंस व्हेन द डैमेज कॉजिंग स्टिमुलस आर रिमूव, जिस वजह से सेल को इंजरी हुई हो और वो काजिंग एजेंट्स को हम जब रिमूव करें तो सेल जो है फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में आ सकती है और अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अब इरिवर्सिबल क्या है? जब ये स्टिमुलस मज़ीद सेवेयर हो जाए और भी ख़तरनाक हो जाए और भी डेंजर हो जाए एंड सेल आर नॉट एबल टू बिकम एडप्ट इटसेल्फ टू दिस चेंजेस, और ये जो जिस वजह से ये इंजरीज काज हुई है वो रिमूव ना हो जाए, वो मज़ीद सेवेयर हो जाए, सो दैट कैन लीड टू द सेल डेथ, दैट इज़ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। ओके, तो फिर ये इरिवर्सिबल में आती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पास जो है एक नॉर्मल सेल है, अब इस सेल पे ऊपर कोई स्ट्रेस इंजरीज आती है। ठीक है, तो ये सेल जो है अगर ये इनमें एडेप्टेशन की कैपेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी हो तो वो ख़ुद को एडप्ट करके जो है सर्वाइव कर पाएगा, इंजरी से ख़ुद को बचाएगा। लेकिन अगर एडेप्टेबिलिटी की एबिलिटी नहीं हो तो वो इंजरी होगा एंड दैट कैन लीड टू मतलब सेल इंजरीज होगा। फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी तब होगा और जिस स्टिमुलस या जिस इंजरीज की वजह से ये इंजरी हुए, जब ये दोनों हम रिमूव करें तो ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में जा सकते हैं। लेकिन जब ये इंजरी सेवेयर हो जाए, मज़ीद कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई सेवेयर स्टिमुलस आता है, तो फिर ये रिवर्सिबल लीड टू इरिवर्सिबल एंड द सेल कैन नॉट कम टू इट्स नॉर्मल पोजीशन बट इंस्टेड इट गोज टू सेल डेथ, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट डायग्राम था जो मैंने आपको समझा। ये भी यहाँ पर एक और डायग्राम है, वही सेम बात है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नॉर्मल सेल से, ठीक है, और नॉर्मल सेल पर जो कोई स्ट्रेस आती है, कोई स्टिमुलस आती है, ठीक है, और वो ख़ुद को स्टिमुलस से, स्ट्रेस से बचा नहीं कर पाता, मीन कि वो एडेप्टेशन अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो इरिवर्सिबल इंजरीज होगी। ठीक है, अच्छा, मतलब ये सेल इंजरीज होगा। फिर रिवर्सिबल तब होगा कि ये इंजरीज रिमूव हो जाए, मींस कि जिस वजह से ये इंजरी काज हुई है वो काजिंग एजेंट को जब हम रिमूव करें तो वो जब फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में जाएगा, तब इसको हम रिवर्सिबल इंजरी, मींस कि इंजरी रिवर्स हो गया, वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में चला गया। लेकिन जो स्ट्रेस सेवेयर हो जाती है तो फिर वो इरिवर्सिबल इंजरी उसको कहते हैं, जो कि वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में अपने नॉर्मल फंक्शन स्टेटस को नहीं गेन करता है एंड देन इट कैन लीड टू सेल डेथ। अब हम काजेस की बात करते हैं कि सेल इंजरी किस वजह से काज होती है। सेल इंजरी का जो मेन काज है वो है हाइपोक्सिया या हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब ये है
कि सेल को ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है, मतलब सेल को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता। एंड दिस इज़ ड्यू टू द इस्कीमिया, लाइक अगर ब्लड में वेसल में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो, कोई रुकावट हो और थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट हो, जिसकी वजह से सेल को टिश्यू को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होती। जब टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा। जब वहाँ पर ये चीज़ें मतलब कि सप्लाई नहीं हो ब्लड ऑक्सीजन की, तो दैट इज़ द मेजर कॉज दैट इट कैन लीड टू द सेल इंजरी। तो वहाँ पर क्या होगा? सेल इंजरी होगा। दूसरा जो मेन काज है सेल इंजरी का वो है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट की वजह से भी सेल इंजरी काज हो सकती है। लाइक अगर हम ट्रोमा की बात करें, कोई एक्सीडेंटल ट्रोमा की बात करें, तो इसकी वजह से भी सेल डैमेज हो सकता है, या रेडिएशन की वजह से जब एक्सेसिव रेडिएशन होती है तो इस वजह से भी सेल डैमेज हो सकती है। एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करें सेल के ऊपर, या जो इलेक्ट्रिकल शॉक होते हैं, सो दिस इज़ ऑल द फिजिकल एजेंट दैट इट मे कॉज द सेल इंजरी। इसके अलावा कुछ इस तरह इन्फेक्शंस एजेंट होते हैं जो कि सेल को इंजरी कॉज करती है। लाइक अगर हम जितना भी पैथोजेंस है, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ये सारा जो है ऐसा इन्फेक्शन एजेंट है जो सेल की इंजरीज काज कर सकती है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, जो इतना भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो इसकी वजह से भी ये लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मेडिसिन खाते हैं या स्किन पर कोई क्रीम्स वगैरह लगाते हैं जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होती है, और यही एलर्जिक रिएक्शन जो है सेल को भी डैमेज और इंजरी काज कर सकती है। या जितना भी एटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स, दिस ऑल कम इन द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन विद दैट विच कैन लीड टू द काज ऑफ द सेल इंजरी। जिसके अलावा जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जब हमारे जीन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाए, या जो जेनेटिक मॉर्फोलॉजिकल एरर्स आती है, तो ये भी सेल की इंजरीज को काज कर दे। जिस तरह का हम डाउन सिंड्रोम की बात कर ले, टर्नर सिंड्रोम की बात कर ले, सिकल सेल एनीमिया की बात करें, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, वही बात है कि जब सेल को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं मिलता तो सेल इंजरी काज हो सकती है, और एजेंट भी एक मेजर काज है सेल एजेंट की, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसा ड्रग्स मेडिसिन है जो हम लेते हैं और इनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इसकी वजह से भी सेल इंजरी काज हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल इंजरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्सिबल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। वही बात है, लेकिन इसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, और फिर इसका हम मैकेनिज़्म ऑफ द सेल इंजरी की भी बात करते हैं, ठीक है। तो सेल इंजरी का मतलब ये है कि ये वो स्टेज है सेल इंजरी की जिसमें सेल वो अपना स्ट्रक्चर, अपना फंक्शन रिगेन करता है, लेकिन वो तब अपने फंक्शन को नॉर्मल ले आता है जब उससे डैमेज काजिंग स्टिमुलस हटाया जाए। जिस वजह से सेल की इंजरी हुई हो, अगर वो इंजरी काजिंग एजेंट को हम रिमूव करें तब सेल अपना नॉर्मल पोजीशन की तरफ जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जब सेल इंजरीज होती है तो सेल्स और सेल के अंदर जितना भी ऑर्गेनेल्स है वो स्वेलअप होती है। स्वेलअप इसलिए होती है कि वहाँ पर जो है सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है, और वहाँ पर वाटर और सोडियम की इन्फ्लक्स होती है, जिसकी वजह से वाटर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर आती है, जो फ्लूइड बैलेंस है वो इर्रेगुलर होता है, हेमोस्टेसिस जो है वो फेल होता है, वहाँ पर जो एनर्जी डिपेंडेंट चैनल्स है पंप में वो फेल होता है, तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा वाटर सेल के अंदर चला जाती है, वहाँ पर हेमोस्टेसिस जो है डिस्टर्ब होती है, एंड दैट कैन लीड टू द सेल जो है वो स्वेल अप होती है, ठीक है। इसके अलावा लिपिड की एक्यूमुलेशन भी होती है इनसाइड द सेल, ठीक है। अच्छा, अब हम मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं कि सेल इंजरीज किससे होती है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है। सेल इंजरीज जो है ये डिप्लेशन ऑफ द एटीपी की वजह से होती है, mitochondrial damage, influx of the calcium and loss of calcium homeostasis, accumulation of the oxygen, free radical, defects in membrane permeabilities, reduced protein synthesis due to detachment of the ribosome and dilation of the endoplasmic reticulum। ये सारा जो है कुछ इस तरह मैकेनिज़म्स है जिसकी वजह से सेल इंजरी काज हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और फिर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि सेल इंजरीज कैसे होती है।
मॉर्फोलॉजी ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरीज, ठीक है। अब सेल्स को जब कोई इंजरीज होते तो उसके मॉर्फोलॉजिकल कौन से चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट इज सेल स्वेलिंग, ठीक है। सेल जो है उनमें सेल का जो हेमोस्टेसिस फिनोमेना है वो फेल होती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर फ्लूइड आयंस जो है बहुत ज़्यादा आती है और सेल जो है बहुत स्वेलअप होती है, क्योंकि अब सेल के मेम्ब्रेन्स में जो है एक इस तरह सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है कि वो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम की इनफ्लक्स आउटफ्लक्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसको एक मतलब ये कि सेल के अंदर फ्लूइड का जो है एक बैलेंस रखता है, उनको बैलेंस में रखता है, ठीक है। लेकिन जब ये बैलेंस इस तरह होगा तो फ्लूइड जो है एबनॉर्मल होगा, तो सेल के अंदर फ्लूइड ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए, उसको होमोस्टेसिस करने के लिए कोई इस तरह फिनोमेना नहीं हो, क्योंकि होमोस्टेसिस फेल होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से सेल फास्ट होती है। दूसरा जो फैटी चेंजेस, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में लिपिड वैक्यूल की एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। तो ये दो मेजर चेंजेस है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंज होगा, ठीक है। उसमें भी कुछ जो है वो चेंज लाइक वहाँ पर जो है बल्ब की फार्मेशन होगी या बल्ब की फार्मेशन होगी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी चेंजेस आ सकती है, माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस आ सकती है, ठीक है। लाइसोसोम में चेंज आ सकती है। लाइसोसोम में चेंज इस तरह आती है कि लाइसोसोम जो है वो ब्रेक का होगा, जिसमें जो डेंजरस एंजाइम्स है वो लीक होगा और वो सेल की जो कंपार्टमेंट है या सेल पर इटसेल्फ अटैक करके उसको और भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर अल्टरनेशन होगा। तो ये सारा कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है जो कि सेल इंजरी की वजह से हो सकती है, ठीक है। अब हम सेल इंजरी के मैकेनिज्म की बात करते हैं, जिसमें है एटीपी डिप्लेशन। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब एक मिसाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल में कोई रेस्ट्रिक्शंस हो गया, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा पास यहाँ पर एक जो है ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल में क्लॉटिंग हुई है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती, ठीक है। तो इस रिजल्ट क्या होगा कि सेल को, टिश्यू को ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होगी, ठीक है। जब सेल को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता तो वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें कुछ चेंजेस आएगा। क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो कम होगा। क्यों कम हो? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है। तो इसके रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन, प्रोडक्शन जो है वो भी कम होगा, ठीक है। अच्छा, जब एटीपी की प्रोडक्शन कम होगा तो ये क्या काज करती है? नंबर एक कि वो जो सोडियम पंप चैनल्स है वो डिस्टर्ब होगा, या वो सोडियम पंप जो है वो रिड्यूस होगा, डिस्टर्ब होगा, एबनॉर्मल होगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम जो है सोडियम की इनफ्लक्स होगी और साथ जो है वो कैल्शियम और वाटर की भी इनफ्लक्स होगी और पोटाशियम का इफ्लक्स वो भी ज़्यादा होगा। इट मीन कि जब सोडियम का चैनल और पोटाशियम का चैनल वो डिस्टर्ब होगा, वो फेल होगा, तो वो क्या होता है कि फिर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम, वाटर और कैल्शियम जो है सेल के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल स्वेलअप होती है और साथ पोटाशियम का इफ्लक्स भी इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा पोटाशियम सेल के बाहर आएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्वेलअप होगा, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो विलाई है वो क्या होगा, वो लूज़ होगा और ब्लैप्स लाइक कास होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी तो वहाँ पर फिर क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। जब एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। जब एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम एटीपी की फार्मेशन होगी। जब कम एटीपी की फार्मेशन होगी तो वहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइजन भी कम होगा और साथ पीएच भी कम होगा, ठीक है। इस जो है वो क्लैम्पिंग ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो है वो खास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका अदर इफ़ेक्ट ये है कि जब ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं होती, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगा तो क्या होती है कि वहाँ पर जब सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी डिस्टर्ब होगी तो यहाँ पर जो है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम अटैच है वो डी अटैच होगा। इट मीन कि वो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम जो है वो डिस्प्लेस होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होगा, वहाँ पर प्रोटीन की फार्मेशन नहीं होगा, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें जब हो जाएगा सो दैट में लीड टू द सेल इंजरी, ठीक है। तो ये कुछ ख़ास मैकेनिज़्म था सेल इंजरीज के बारे में जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
और जब इरिवर्सिबल सेल इंजरीज होती है तो वहाँ पर क्या होती है। अच्छा, एक और बात ये कि जब मतलब ये कि जब सेल के अंदर कैल्शियम के इन्फ्लक्स ज़्यादा होगी, ज़्यादा सेल के अंदर कैल्शियम चला जाएगा, तो कैल्शियम जो है वो 3 एंजाइम को एक्टिवेट करता है और यही 3 एंजाइम हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करता है। एक जो है वो है फॉस्फोलाइपेज, एक एंजाइम है जो कि डैमेज करता है सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और इसके अलावा जो है एक है दूसरा जो है प्रोटीएज एक एंजाइम से वो भी एक्टिवेट होता है जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंसाइड सेल ज़्यादा होगा, और ये साइटोस्केलेटन और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। और एंडोन्यूक्लियस ये भी एक एंजाइम है जो कि कैल्शियम के इन्फ्लक्स एक्सेसिव इन्फ्लक्स इनटू द सेल की वजह से जो है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा जो ज़रूरी बातें दैट आई डिस्कस्ड हियर विद यू। अच्छा, so this is all about the cell injury, its type, reversible, irreversible, cause and morphology, as well as the